Hey students, welcome to Stimulative Learning Platform। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसको डिस्कस करने से पहले हमें बोहर्स के मॉडल के बारे में आइडिया है कि बोहर्स के मॉडल में बोहर ने एनर्जी लेवल्स के कंफर्मेशन के एनर्जी लेवल्स की क्वांटाइजेशन के बारे में बात की थी। उसके अकॉर्डिंग हमारे एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, जस्ट लाइक जैसे मैंने ये एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी इमिट करेगा फोटॉन्स की सूरत में, और जो फोटॉन इमिट होगा उसकी एनर्जी इन दो लेवल्स के डिफरेंस की इक्वल होगी। और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल में लेके जाना चाहते हैं, तो हायर लेवल में लेके जाने का मतलब है आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं। तो आप उसको अगर राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें जो कि दो लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होगी, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और इसको एक्साइट करने के दो मेथड्स हैं। एक है कि आप फोटॉन फॉल करवा लें, या फिर आप एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के ऊपर बम्बार्ड करवाएं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इस एटॉमिक एक्साइटेशंस के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहें तो आप वो लेक्चर जो है विजिट कर सकते हैं। देखिए, इसको वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ये एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं या नहीं, तो इसके लिए पहला जो हमारे पास है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखें तो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं। अगर हम उस पैटर्न्स को अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल के अगर हम उनको वेरीफाई करना चाहें तो हमें वेरिफिकेशन मिलती है कि ठीक है, अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होती है तो ये वाली फ्रिक्वेंसी इमिट होनी चाहिए। और अगर हम स्पेक्ट्रम में भी ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो फ्रिक्वेंसी मिल जाती है कि ठीक है, ये वाली फ्रिक्वेंसी आ गई है। एक मैथमेटिकली प्रूफ और फिर वो एक्सपेरिमेंटल। लेकिन सिर्फ ये एक ही मेथड नहीं है जिसके ज़रिए हम एनर्जी लेवल्स की कंफर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने 1914 के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस एनर्जी लेवल्स की कंफर्मेशन है। बोह्स का मॉडल 1913 के अंदर आया था, तो ये 1914 के अंदर आया था। तो ये बोह्स के मॉडल की कंफर्मेशन करेगा, एनर्जी लेवल्स की कंफर्मेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थर्मियोनिक एमिशन के बारे में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना है और फिर हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो दो मेथड बताए थे आपको एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए, एक फोटॉन्स के ज़रिए था, लेकिन जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाएंगे एटम्स के ऊपर, जिससे हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है कि मान लें कि हमारे पास एक मेटल है, अगर आप उसको हीट करना शुरू कर दें, तो आपको पता है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप उसको इनफ हीट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब उनको एनर्जी मिल गई है जितनी एनर्जी उनको रिक्वायर थी उस मेटल से बाहर निकलने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन, इसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें तो हम अपने अगर एक ट्यूब के अंदर हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पे हीटिंग डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जो करंट का हीटिंग इफेक्ट है उसको यूज़ करते हैं। हम एक मेटल से बने हुए फिलामेंट में से करंट पास करवाएंगे। वो लाइक ये मेटल जैसे रेडिश हुआ हुआ है, ये मेटल हीट अप हो जाएगा, और जब इस मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इनफ एनर्जी मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। और एक बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि जब वो मिनिमम एनर्जी की कंडीशन पूरी होती है तो वो बाहर आ जाते हैं। तो मिनिमम एनर्जी की कंडीशन जस्ट लाइक वर्क फंक्शन है, जो कि एक मटेरियल का होगा, क्योंकि अगर आपने लेट्स सपोज आयरन यूज़ किया है या फिर इसके पैरेलल में कोई और मेटल यूज़ किया है, तो दोनों में आप सेम हीट प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इसका मतलब मेटल का वर्क फंक्शन होता है, जैसे हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी सुना है कि वहाँ पे एक वर्क फंक्शन है। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्चुअली क्या होगा और ये हमारे पास जो ग्राफ है वो क्यों बनेगा। अच्छा, ओके, ये हमारे पास अगर आप इस पिक्चर को देखें जो कि एक अपरेटस की शो की हुई है, यहाँ पे हमने सबसे पहले फिलामेंट लगाया है और इस फिलामेंट को हम पावर सप्लाई देंगे, और पावर सप्लाई दी तो इसके ज़रिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं इनके पास कोई एनर्जी नहीं है,
अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो फिर इनके पास एनर्जी होगी। एक्सेलरेट करने के लिए हमें इसके आगे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना होगा। तो ये जो हमने बड़ा ग्रेड लगाया है जिसको G2 का नाम दिया है, इसको हमने पॉजिटिव बनाया है। अब अगर ये टर्मिनल देखें तो इसका काम है इनको एक्सेलरेट करना। तो इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो से लेकर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करेगा। मान लें कि ये 100 वोल्ट है, तो इसका मतलब है ये जो पावर सप्लाई है जीरो से लेकर 100 वोल्ट तक वेरिएबल है, आप इसको वेरी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल देंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेट होंगे, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर हम गैस फिल करेंगे। वो गैस हम कोई भी फिल कर सकते हैं, मरकरी, आर्गन, कोई भी। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ग्राफ मरकरी का शो किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे मरकरी गैस फिल है या न्योन गैस फिल है, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर। अब जो गैस फिल है यहाँ पे उसको हम लो प्रेशर पे फिल करते हैं। हम इसको हाई प्रेशर पे फिल नहीं करते क्योंकि हाई प्रेशर पे डेंसिटी एटम्स की बढ़ जाएगी और जो इफेक्ट हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। इसलिए हम एटम्स की जो डेंसिटी है वो इस ट्यूब के अंदर एक लिमिटेड रखना चाह रहे हैं, तो हम इसको लो प्रेशर पे फिल करेंगे। ओके, इस ग्रिड का काम तो हमें समझ आ गया कि ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के लिए है। ये ग्रिड वन की हमें समझ नहीं आई। तो ग्रिड वन एक्चुअली यहाँ पे स्पेस चार्ज के इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, आपको पता है उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो खुद से मूव करें। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम्युलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए हिंड्रेंस हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट हुए हैं उन्होंने आने वाले चार्जेस के लिए रुकावट बना ली है। तो यहाँ पे जो स्पेस में चार्ज क्रिएट हुआ है वो इफेक्ट उसका ये है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं दे रहा। तो हम इस इफेक्ट को कम करने के लिए ये ग्रिड वन लगाया है। इसका काम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करना, ये जस्ट स्पेस चार्ज के इफेक्ट को कम करता है। और यहाँ पे हम वोल्टेज बहुत लिमिटेड मिनिमम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं कि ताकि सिर्फ ये इफेक्ट कम हो, ना कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज में इसकी पार्टिसिपेशन हो। ओके, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्रिड पे और इसका नेगेटिव टर्मिनल हमारा कैथोड के साथ अटैच होता है। तो ये ट्यूब के साथ नहीं होता यहाँ पे, ये कैथोड के साथ अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होगा। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें जो हमारी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वाली है G2 ग्रिड वाली, इसका भी नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से अटैच होगा। डेफिनेटली नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे होगा, पॉजिटिव आगे होगा। तो यहाँ से रिपल्शन और आगे से अट्रैक्शन। तो जितना इन दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट होगा। और तीसरी चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हमने कलेक्ट भी करना है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेंगे उसको हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा एनोड है और एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक एमीटर लगा हुआ है और ये पिको एमीटर लगाया है हमने। उसकी वजह ये है कि ये करंट जो होगा वो बहुत लो होगा। लाइक जैसे एक वायर में करंट इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो करंट फ्लो करता है, वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, हम अम्पेयर्स में मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करके करंट मेजर करना है, तो यहाँ पे करंट की अमाउंट बहुत कम होती है। पिको मतलब 10 की -12। तो 10 की -12 अम्पेयर में हम मेजर करेंगे, इसका मतलब हमें समझ आ गया कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट है। और यहाँ पे हमने पावर सप्लाई लगाई है। लेकिन एक बात चीज़ है कि यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल एनोड से लगाया है और पॉजिटिव टर्मिनल हमें इस साइड पे लगाया है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल इसलिए बनाया है क्योंकि सपोज करें इसमें कोई गैस फिल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रिड G2 है, ये इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है उस सूरत में अगर ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन स्लो नहीं होगा तो ये ग्रिड G2 इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पास होके आगे जाता है और आगे हम मान लें कि पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं, नोड को नेगेटिव नहीं करते, जो कि हमने नेगेटिव किया हुआ है। अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें तो ये उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से जब ये इस सरफेस पे हिट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड आया है, तो इस सरफेस पे इंटरैक्ट करके वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट भी करवा सकता है। हमारा पर्पस इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना है, ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना है। तो इसका मतलब है हम इसको नेगेटिव करेंगे। तो नेगेटिव करके हम यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो हाई वोल्टेज नहीं होंगे, वो
लो वोल्टेज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ग्रिड से पास होगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये जो एनोड है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये उसको स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन का मतलब है कि काम डाउन होके उस सरफेस तक पहुंचे। अगर काम डाउन होके सरफेस तक नहीं पहुंचेगा तो जो इफेक्ट हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, बल्कि और इफेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे जैसे ही पहुंचेगा, अब ये इस मेटल सरफेस का पार्ट बन गया। तब आपको पता चल गया कि इस पोर्शन में आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो ये जो बैटरी है, इसका रोल ये है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफर करेगा वापस आपके पास कैथोड के पास। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने थर्मियोनिक एमिशन से जब प्रोड्यूस किया था, वही इलेक्ट्रॉन वापस उसको मिलेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से प्रोड्यूस होते रहेंगे। ओके, आपको इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन और एक्सेलरेशन की समझ आ गई। अगर हम क्योंकि ये हाई वोल्टेज की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेशन की, जो कि G2 ग्रिड पे हैं। अगर यहाँ पे टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और अगर 15 वोल्ट है तो इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। अब मान लें कि आपने ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू कर दिए। अब जीरो थे तो आपके पास ये एक ग्राफ भी हम साथ साथ प्लॉट करते हैं। एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ले ली है, और वाई एक्सिस पे हमने करंट ले लिया है। हम अपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को जीरो से इंक्रीज करते हैं। जैसे जीरो से इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज बढ़ेंगे, तो वोल्टेज बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हुए ग्रिड को क्रॉस करते हुए एनोड तक पहुंचेंगे। अब क्योंकि हमने इसके अंदर गैस फिल कर दी है, और वो जो गैस है वो हमने मान लें कि मरकरी गैस फिल कर दी है Hg। अब मरकरी गैस फिल कर दी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस मरकरी एटम से कोलाइड करेंगे, अब क्योंकि ये रास्ते में आ रहे हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को तो हम एक्सेलरेट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के वोल्टेज सपोज करें आपने 2 वोल्ट तक बढ़ा दी हैं, 3 वोल्ट तक ले गए हैं। अब क्योंकि मरकरी के एटम को एक्साइट होने के लिए रिक्वायर्ड हैं 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस एटम को एक्साइट कर सके, तो वो इस एटम के साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा। इलास्टिक कोलिजन इन द सेंस कि आपका इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड करेगा। जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो वो अपनी एनर्जी इसको नहीं देगा, तो जस्ट वो बाउंस बैक हो जाएगा। और हम इस कोलिजन को इस तरह मानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बड़े एटम के साथ कोलाइड हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो ये एटम के साथ जब कोलाइड होगा तो इसका मतलब है ये अपना रास्ता डेविएट कर लेगा। एटम इसकी एनर्जी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि एटम के अंदर क्वांटाइजेशन है। वो वही एनर्जी एक्सेप्ट करता है जो दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होती है। अगर वो एनर्जी उसको नहीं मिलती तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और अब मान लें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मुसलसल इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर इसके साथ कोलाइड करके इनको एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे तो वो आगे निकल जाएंगे। और अगर वो आगे निकलेंगे तो इसका मतलब है कि वो इस ग्रिड G को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके हमारे पास एनोड पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास करंट, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं हमारा करंट बढ़ता जा रहा है। और अगर हम ग्राफ की तरफ आएं तो ये देखें, जैसे जैसे हमारे वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं ये करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब देखें, अब यहाँ पे हमारा करंट जो है ये बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखें, ये करंट मैक्सिमम है। मान लें कि इस टाइम हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो 4.8 हैं। और जैसे ही हम 4.9 पे पहुंचेंगे, क्योंकि वो मरकरी को एटम को एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड है। मरकरी के एटम को एक्साइट करने का मतलब है मरकरी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए, जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है। जैसे ही हम 4.9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इस ग्रिड के यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसके पास एनर्जी होगी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो मौजूद ग्रिड के पास एटम्स होंगे, ये उन एटम्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अब एटम्स के साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये वाली जो कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन है।
और इलेक्ट्रॉन की एटम के साथ जैसी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा, तो आपका एटम एक्साइट हो जाएगा। और ये इन इलास्टिक कोलिजन इस सेंस में है क्योंकि आपके सिस्टम की जो एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग बिफोर और आफ्टर कंजर्व रहनी चाहिए। यहाँ पे बिफोर कोलिजन तो कंजर्व थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन कंजर्व नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अपनी एटम को दी है। एटम के पास वो एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन एटम जब एक्साइट हो जाता है तो एक्साइट होने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रहता, वो डी एक्साइट होता है। तो वो अपनी एनर्जी इमिट कर देता है रेडिएशन की सूरत में, और अब वो एनर्जी एटम के पास भी नहीं है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने तो एटम को दी थी, लेकिन एटम के पास नहीं है, तो इसका मतलब अब एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है जब एटम ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है। अब देखिए ये 4.9 जैसे ही इस पीक पे पहुंचा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो गए, और G2 की कैपेबिलिटी है कि ये स्लो डाउन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा। और जैसे ही कैप्चर करेगा आपके एनोड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब तो बहुत शाज़ो नादर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, तो शाज़ो नादर का मतलब है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर ना करें और वो साम सीधे गुजर आए, क्योंकि उनके रास्ते में एटम्स ना आए। तो अब वो अगर कलेक्ट होंगे तो उनकी वजह से बहुत माइनर करंट होगा, लेकिन वैसे क्योंकि एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, तो करंट फौरन फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ग्राफ के अंदर, तो आपकी पीक अचानक से पीक से आपका करंट डाउन चला गया है, लेकिन ये जीरो नहीं हुआ। जीरो ना होने की वजह ये है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं एनोड के ऊपर। अब हमने 4.9 से वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए सपोज करें हम पहुंच गए हैं 8 वोल्ट पे। 8 वोल्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन इस थर्मियोनिक एमिशन से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से पहुंचता हुआ मान लें कि यहाँ पे उसने एटम को एक्साइट कर दिया। एक्साइट करने के बाद क्योंकि ग्रिड G2 अभी दूर है, तो ग्रिड G2 इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट करने के बाद ये इस ग्रिड G2 से कैप्चर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो वो आगे गुजर जाएगा एनोड की तरफ, और एनोड उसको कैप्चर करेगा और करंट आपके पास दोबारा आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब दोबारा आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास करंट बढ़ता जाएगा। जब आप 9.8 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, तो 9.8 वोल्ट का मतलब ये है 4.9 इस हाफ पाथ पे आपके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 4.9 पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे मौजूद जितने भी एटम्स हैं रास्ते में आएंगे तो वो सारे एक्साइट हो जाएंगे। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में आ गया। ये ग्रिड G2 उन इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके जब ग्रिड के पास पहुंचेंगे तो ये ग्रिड के पास जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एटम्स हैं, उनको एक्साइट कर देंगे, क्योंकि इनके पास दोबारा उतनी एनर्जी आ गई है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी यहाँ पे मौजूद एटम्स को रिक्वायर्ड है। तो ये दोबारा अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब जब दोबारा एनर्जी इन्होंने ट्रांसफर कर दी तो अब वो स्लो डाउन हो गए हैं, तो ग्रिड उनको कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब ये वाली जो पीक्स हैं, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे 4.9 पे किया, ग्राफ के ऊपर देखें 4.9 पे, उसके बाद फिर फॉल डाउन हुआ, और फिर ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास किसके ऊपर, 9.8 पे। तो 9.8 के बाद हमारे पास दोबारा फॉल डाउन आ जाएगा। 9.8 पे जैसे ही हमारा फॉल आएगा, तो इसका मतलब है हम 9.8 से अब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये देखें कि 9.8 पे भी ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एनोड पे कलेक्ट हो रहे होते हैं। हाँ, अमाउंट बहुत कम रह जाती है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब अगर हम और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएं, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ने की वजह से हमारा करंट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मान लें कि 4.9 का थर्ड मल्टीपल मतलब 9.8, और 9.8 के बाद अगर हम 4 और ऐड कर दें, तो अब सपोज करें अगर हमने उतने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उतने वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा, पहले सपोज करें पहले यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे मौजूद एटम्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद वो दोबारा G2 की वजह से एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होने के बाद वजह से वो मान लें कि दूसरी बार एटम्स को यहाँ पे एक्साइट कर रहा है, क्योंकि ग्रिड G2 आगे है तो वो दोबारा एक्सेलरेट हो जाएगा।
तो दोबारा एक्सेलरेट होने के बाद वो तीसरी बार यहाँ पे एटम्स को एक्साइट कर देगा और फिर ये ग्रिड उसको कैप्चर कर लेगा। और इसी तरह थर्ड पीक के बाद आपका फिर अचानक से करंट डाउन हो जाएगा। और इस डाउन जाने की वजह वही सेम वजह कि आपके एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं रहे। लेकिन अगेन करंट जीरो नहीं है, उसकी वजह ये है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी हमारे पास पहुंच आते हैं, तो वो उस करंट का वजह बनेंगे। ओके, तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब हमारे पास देखें, एक पीक ये पीक किसको शो कर रही है? ये पीक उन इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्साइटेशन के बारे में शो कर रही है जो इलेक्ट्रॉन्स ने स्टार्ट वाले एटम्स को यहाँ पे एक्साइट किया है। ओके, अब नेक्स्ट पीक जो किसको शो कर रही है, ये वाली सेकंड पीक शो कर रही है कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने मरकरी के ही दूसरे एटम्स जो कि यहाँ पे मौजूद थे उनको एक्साइट किया है। और तीसरी पीक किसको शो कर रही है? ये शो कर रही है जो ग्रिड के करीब एटम्स थे, ये उनको एक्साइट किया है। अब आप गौर करें, ये मरकरी के एटम्स थे तीनों जगह पे मरकरी के मुख्तलिफ एटम्स थे। अब मरकरी के यहाँ पे मौजूद एटम्स जो थे उनको एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे आगे मौजूद यहाँ पे जो मरकरी के एटम्स थे उनको भी एक्साइट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ग्रिड के करीब थे उनको भी एनर्जी रिक्वायर्ड थी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि मरकरी के जितने भी एटम्स हैं उन सब के लिए अगर आप उनको पहली एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना चाहते हैं तो उनको 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहे वो मरकरी का कोई भी एटम हो। अगर मरकरी के सारे एटम्स के अंदर एनर्जी लेवल्स एक जैसे हैं तो हम कहेंगे कि मरकरी के अंदर एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं। और अगर यहाँ पे आर्गन गैस होती, क्योंकि आर्गन के सारे एटम्स के एनर्जी लेवल्स एक जैसे होने थे, तो हमने कहना था आर्गन के एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं। अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर लेते तो हमने कहना था हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं। तो अब ये देखें कि आपके पास जो पीक्स आ रही हैं वो सारी 4.9 का मल्टीपल आ रही हैं। ये 4.9 का मल्टीपल इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो 4.9 पहला आया है ये और एटम्स है मरकरी के। जो 4.9 से आगे वाला है 9.8, यहाँ पे हैं तो मरकरी के ही एटम्स, लेकिन वो नहीं है जो पहले एक्साइट हुए हैं। ये मरकरी के और एटम्स हैं जो आगे जाके रास्ते में आए थे। और ये नेक्स्ट हमारे पास जो पीक आई है, ये तीसरी लोकेशन पे जो हमारे ग्रिड के करीब एटम्स थे, ये उनकी एक्साइटेशन है। और अगर आप और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएं तो यही इलेक्ट्रॉन चौथी पीक भी आपको प्रोवाइड करेगा, पांचवी पीक भी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है ये रास्ते में आते हुए ये चार मरकरी के डिफरेंट एटम्स, पांच मरकरी के डिफरेंट एटम्स को एक्साइट करता हुआ आपके पास रिसीव हो रहा है। और ये जो करंट है, मिनिमम करंट, वो जीरो नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे होते हैं। और अब जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रहते क्योंकि वो एक अनस्टेबल स्टेट है। 10⁻⁸ सेकंड के अंदर वो एटम डी एक्साइट हो जाता है और वो फोटॉन्स की सूरत में एनर्जी इमिट करता है। अब देखें, ये जो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो हमें पता चल गया कि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर हम यहाँ से निकलने वाले फोटॉन की फ्रिक्वेंसी को मेजर कर लें, तो उस फ्रिक्वेंसी के मेजर करने से हम E इज इक्वल टू एच एफ को यूज करते हुए हम उस फोटॉन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। और अगर उसकी एनर्जी मालूम करें तो हमारे पास वही एनर्जी आएगी जो एनर्जी हमें यहाँ पे मिल रही है, मतलब 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमें पता चला कि जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम मरकरी का एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो जो एनर्जी मीट कर रहा है वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जब उसे एक्साइटेड स्टेट में भेजना है हमने, तब भी हमें 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्साइट करने के लिए। तो इसका मतलब है एनर्जी लेवल्स मरकरी के सारे एटम्स के अंदर एक जैसे हैं, तो एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं। इसका मतलब एनर्जी लेवल्स कोई भी आइटम लेंगे आप एलिमेंट्स में से, तो उनके अंदर एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।